नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेआईबी एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों हम लोग यूनिट नंबर 39 डिस्कस करेंगे पीपीपी का, जो कि बेस्ड है एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पे। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट को समझते हैं कि एम ऑफ एमएसएमई क्या है। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है आपको कि लिबरलाइजेशन के बारे में, ठीक है, जो उदारीकरण जिसको हम लोग कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन को हटाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, ताकि कंपटीशन को बढ़ा सकें और मार्केट बेस्ड ऑपरेशन को बढ़ा सकें। एमएसएमई के केस में दोस्तों, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के केस में लिबरलाइजेशन का एम था कि इस सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन पे कम रिलेंट बनाया जाए। और दोस्तों ये किया गया ताकि एमएसएमई में ग्रोथ हो और जो कि फॉरेन फर्म से, ठीक है, और दोस्तों इनकरेज किया जाए ग्रोथ में एमएसएमई का, जो कि फेस कर रहे थे कंपटीशन फॉरेन फर्म से। इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन किया इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, जैसे फॉरेन कंपनी जो है इस इंडियन मार्केट में इंटर कर सके और डोमेस्टिक एमएसएमई से कम्पीट कर सके, ठीक है। ये सबसे बड़ा चीज़ था कि लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ का, और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा था हमारे एमएसएमई सेक्टर को। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एमएसएमई को हेल्प करने में कि वो लिबरलाइज इकोनॉमी में कम्पीट करे, तो गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्टिव मेजर्स लाया। सपोर्टिव मेजर्स में क्या था कि जैसे इसने इम्प्रूविंग किया इंफ्रास्ट्रक्चर को, फिर टेक्नोलॉजी को, क्वालिटी को, सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और टीडीएमएफ यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन फंड, ये क्रिएट किया गया ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया सके एमएसएमई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए और दूसरे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के लिए। दोस्तों एक डिलेड पेमेंट एक्ट था, ये इंट्रोड्यूस किया गया तो इंश्योर कर सके कि एमएसएमई को प्रॉम्प्ट पेमेंट मिले अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि एमएसएमई जो है ऑफन डिलेड पेमेंट फेस करते थे लार्ज कंपनी से और गवर्नमेंट एजेंसी से, जिसके कारण से उनको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होता था स्मॉलर बिजनेसेस को। इस एक्ट ने मैंडेट किया कि जो भी पेमेंट ड्यू है एमएसएमई का, उसे किया जाएगा कुछ टाइम फ्रेम के साथ, जिससे उसका कैश फ्लो इंप्रूव होगा और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा। फिर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई को इस्टेब्लिश किया गया 1999 में, ताकि वो फोकस्ड अटेंशन प्रोवाइड करें इस सेक्टर को। ये इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि एमएसएमई को ट्रेडिशनली नेगलेक्ट किया जाता था पॉलिसी मेकर के द्वारा, और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस गवर्नमेंट में लैक हो रहा था। तो मिनिस्ट्री को एक टास्क दिया गया कि पॉलिसी फॉर्मुलेट किया जाए, प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया जाए ताकि एमएसएमई को सपोर्ट मिले। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया गया। तो देखिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को इनकरेज करने में और कोलैटरल फ्री लोन को प्रोवाइड करने में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम और क्रेडिट गारंटी स्कीम। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, और जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होता है वो कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है एमएसएमई को। ये स्कीम दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमई डिफिकल्टी फेस करते हैं अपने बैंक से लोन लेने में, क्योंकि दोस्तों उनका स्मॉल साइज होता है, उनका कोलैटरल कम होता है उनके पास, जो कि उनकी एबिलिटी को कम कर देता है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें और अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करें। दोस्तों यदि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने जेआईबी 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। यदि आप इस तरह के लेक्चर्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज चाहते हैं अपने जेआईबी की एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये मोस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने प्रिपरेशन का, तो हमारे पेड प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों पेड कोर्स को लॉन्च किया गया एज पर द न्यू सिलेबस। हम लोग चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं अपने RBWM, IEFS, PPB और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो आपको इस प्लान पीडीएफ में दोस्तों आपको यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ, यूनिट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ एंड वीडियोस मिलेगा। इसकी डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। एमएसएमई पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहला एमएसएमई को इनेक्ट किया गया था दोस्तों 2006 में। एमएसएमई एक्ट था 2006 में लाया गया ताकि इंकरेजमेंट हो सके, सपोर्ट मिल सके किसे, तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इसका नाम था एमएसएमई एक्ट 2006। अब दोस्तों इसमें क्या है कि एमएसएमई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। और फिर दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है हमारे कंट्री में और एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है, ठीक है। और फिर दोस्तों इनको इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होता है एमएसएमई को। और फिर दोस्तों ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबल होते हैं, अपना इंपोर्ट को कम करते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। तो इन सभी एडवांटेज के अलावा एमएसएमई लिमिटेशन फेस करते हैं, जैसे उनके लो कैपिटल बेस होता है, वो कुछ इंडिविजुअल पे रिलाई करते हैं अपने सारे फंक्शन को हैंडल करने में, इनको इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर नहीं होता है, ये इनेबल होते हैं कि वो WTO रिजीम से कम्पीट कर पाएँ। और दोस्तों ये कंट्रीब्यूट इनफ नहीं करते हैं इकोनॉमी में। तो ऐसा लिमिटेशन का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे स्मॉल ग्रोसरी स्टोर है जो कि ऑन किया गया, ऑपरेट किया जा रहा है सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा, इसके पास लिमिटेड एक्सेस है कैपिटल और रिसोर्स का। दूसरा एग्जांपल हो सकता है दोस्तों स्मॉल स्केल टेक्सटाइल फैक्ट्री है जो कि जो कि कम्पीट नहीं कर पा रहा है लार्जर और मोर एस्टेब्लिश बिजनेस के साथ इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इसके पास रिसोर्स नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। तो ये सभी दोस्तों बहुत सारा लिमिटेशन है एमएसएमई एक्ट का, तो इसीलिए एमएसएमई एक्ट 2006 लाया गया, ठीक है। तो आप जरा डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट में क्या क्या बताया गया। इस एक्ट में एमएसएमई एक्ट में क्या क्या चीज़ बताया गया, आइए डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस
व्हाट आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड अंडर दिस MSMED एक्ट। तो फ्रेंड देखिए, MSMED एक्ट जो है रिप्लेस करता है वर्ड इंडस्ट्री को इंटरप्राइज से। तो ये एक इंडियन लॉ है, ठीक है, इसने इंडस्ट्री को इंटरप्राइज से रिप्लेस किया। ये इंडियन लॉ है जिसका एम होता है कि प्रमोट करना और सपोर्ट करना MSME के डेवलपमेंट को। MSMED एक्ट 2006 माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में, दोनों में। ये इंटरप्राइज कैटेगराइज किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के, कितना इन्वेस्ट करना है प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में, और इनका एनुअल इनकम कितना है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया को रिवाइज किया 2020 में। अब जो नया क्राइटेरिया है वो कंपोजिट क्राइटेरिया को यूज करता है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का, अलग अलग इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के लिए। तो कंपोजिट क्राइटेरिया में क्या है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट जो हर एक कैटेगरी का वो ऐसा है। माइक्रो इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। स्मॉल इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और मीडियम इंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। दोस्तों जितने भी इंटरप्राइज है वो रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन और एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे, जो कि 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो सिंपल है, इसको ऑनलाइन कंप्लीट किया जा सकता है और ये इनेबल करता है MSME को कि अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस कर सके और सब्सिडीज़ को एक्सेस कर सके। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि हैंडक्राफ्ट फर्नीचर बनाती है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में वो 8 करोड़ का है और जो एनुअल टर्नओवर है वो 40 करोड़ का है। तो रिवाइज क्राइटेरिया के बेसिस पे इस यूनिट को क्लासिफाई किया जाएगा स्मॉल इंटरप्राइज, और जो यूनिट है उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ताकि वो गवर्नमेंट स्कीम को एक्सेस कर सके और सब्सिडीज़ को एक्सेस कर सके। तो याद रखिएगा स्मॉल के लिए 5 करोड़ तक का ये, यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़, फिर 10 करोड़ और 50 करोड़, और यदि हम टर्नओवर की बात करें तो 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो सीलिंग लिमिट है उसका मतलब क्या होता है, कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर एक इंटरप्राइज का हो सकता है ताकि वो एक पार्टिकुलर कैटेगरी में क्लासीफाई हो, स्मॉल में क्लासीफाई हो या मीडियम में क्लासीफाई हो या आपका स्मॉल मीडियम, ठीक है, तो माइक्रो में क्लासीफाई हो। तो जैसे मान लीजिए कोई माइक्रो इंटरप्राइज है, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट को एक्सीड कर रही है, टर्नओवर लिमिट को एक्सीड कर रही है, तो उसको मूव कर दिया जाएगा स्मॉल में। ठीक है, तो रिवाइज कर दिया जाएगा उसके को, मतलब जो इंटरप्राइज ग्रो कर रही है और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर बढ़ रहा है तो उसको रिक्लासीफाई किया जाता है हाई कैटेगरी में। GSTIN दोस्तों क्या होता है, GSTIN एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि जो भी बिजनेस GST सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड है उनको दिया जाता है। पैन के अंदर दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि इंडिविजुअल को या एंटिटीज़ को दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यदि दोस्तों कोई इंडिविजुअल या एंटिटीज मल्टीपल बिजनेस है, रजिस्टर्ड है अंडर द सेम पैन एंड विद सेम GSTIN, तो इस बिजनेस को सिंगल इंटरप्राइज माना जाएगा उस MSMED के अंदर। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि प्लांट और इन्वेस्टमेंट में जो प्लांट और मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है या जो इक्विपमेंट है उसका मतलब क्या हुआ, कितना पैसा आप टेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन को बेस्ड होता है इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे जो इंटरप्राइज फाइल करते हैं प्रीवियस ईयर में। मतलब मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो डिसाइड किया जाएगा इंटरप्राइज का इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस, ITR के बेसिस पे, जिससे इंश्योर किया जाएगा कि कैलकुलेशन एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो नए इंटरप्राइज है जिनको अभी तक पहला इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल नहीं किया है, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड किया जाएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, जो कि इंटरप्राइज के प्रमोटर करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन वैलिड होगा जब तक इंटरप्राइज अपने फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ना कर दे, जो कि होता है 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, फॉलोइंग ईयर। अब दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब टेंजिबल एसेट जिसको मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जैसे मशीनरी, टूल, इक्विपमेंट में। लेकिन डेफिनेशन जो है कुछ टेंजिबल एसेट को एक्सक्लूड करता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग को। फ्रेंड्स देखिए GSTIN मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद हमने देखा कि देखिए कुछ इंटरप्राइज ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ इंटरप्राइज ऐसे होते हैं दोस्तों, इसमें समझाया जा रहा है जिसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, ठीक है, तो उसने क्या है, उनका जो परचेज वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड हैंड एसेट का एक्सक्लूडिंग GST उसे कंसीडर किया जाता है इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी में। मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई नया इंटरप्राइज है, उसने वो मशीनरी खरीदती है या इक्विपमेंट खरीदती है 10 लाख रुपये का, तो इसको मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या बताना चाह रहा है ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई नई इंटरप्राइज है, वो मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदती है 10 लाख रुपए का, तो इन्वेस्टमेंट जो इंटरप्राइज का होगा वो 10 लाख माना जाएगा। ठीक है, फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कुछ आइटम का जो कॉस्ट है उसे कॉस्ट ऑफ सर्टेन आइटम जो कि MSMED एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है वो एक्सक्लूडेड है फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल का कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस का कॉस्ट, इसको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि यदि कोई इंटरप्राइज ने मशीनरी खरीदा मान लीजिए 10 लाख का पिछले साल में और इसका डेप्रिसिएशन वैल्यू 1 लाख का, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ना वो डेप्रिसिएटेड वैल्यू को कैप्चर करेगा, यानी 9 लाख का वैल्यू कैप्चर करेगा। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि टर्न ओवर किस इंटरप्राइज का किसके अंदर कितना गुड्स एंड सर्विस को जो सोल्ड किया गया है भारत के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो गुड्स एंड सर्विस भारत के बाहर एक्सपोर्ट किया गया उसको नहीं लिया जाएगा। तो भारत के अंदर जितना गुड्स एंड सर्विस को सोल्ड किया गया केवल वही आएगा।
फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि टर्नओवर और एक्सपोर्ट टर्नओवर जो किसी इंटरप्राइज का वो लिंक होता है इसके इनकम टैक्स रिटर्न से या जीएसटी रिटर्न से, जो कि एनुअली फाइल किया जाता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जितने भी इंटरप्राइज हैं जो भी रजिस्टर होना चाहते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन स्कीम में, उनके पास पैन नंबर होना चाहिए, जीएसटी आईएन नंबर होना चाहिए। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि यदि कोई इंटरप्राइज जैसे मान लीजिए कि कोई इंटरप्राइज का टर्नओवर जो है सीलिंग लिमिट को एक्सीड कर रहा है स्मॉल इंटरप्राइज का मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के बीच में, तो उसे माना जाएगा मीडियम इंटरप्राइज फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगले फाइनेंशियल ईयर से वो क्या हो जाएगी, मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि इंटरप्राइज का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है सेलिंग लिमिट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उसे कंसिडर किया जाएगा मीडियम एक्सपायर द नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ईयर। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि पॉलिसी पैकेज क्या होता है एमएसएमई के क्रेडिट फाइनेंस का, कि व्हाट इज़ द पॉलिसी पैकेज, लेट्स डिस्कस। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ द पॉलिसी पैकेज रिलेटेड टू एमएसएमई। सो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग द फैक्ट पॉलिसी पैकिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पे समझाया जा रहा है कि क्रेडिट ज़रूरी है एमएसएमई के ग्रोथ के लिए। ठीक है, फिर जो एमएसएमई को फंड चाहिए होता है रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, लेबर को पे करने के लिए, और दोस्तों इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, और दूसरे एक्सपेंस को मीट करने के लिए। तो क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी फंड को प्रोवाइड करने में। राइट, ये सभी फंड को कौन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो प्रायोरिटी दिया जाता है बैंक के द्वारा कुछ सर्टेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को, इसके अंदर एग्रीकल्चर एमएसएमई आते हैं। फिर दोस्तों बैंक को रिक्वायर है कि वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ लैंडिंग का टारगेट एमएसएमई को अचीव करें, जो कि आरबीआई स्पेसिफाई करती है। ये इंश्योर किया जाता है कि एमएसएमई के पास एक्सेस हो क्रेडिट का। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है एमएसएमई को, उसे डिस्टिंक्ट कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है बैंक के द्वारा, और वो सब्जेक्टेड होता है डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन से कंपेयर टू दूसरे अदर लोन। क्योंकि एमएसएमई को देखा जाता है रिस्कियर बॉरोवर, क्योंकि वो अलग अलग तरह के फाइनेंसिंग को रिक्वायर करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज बिजनेसेस। फिर जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जो कि फोकस करता है कि एमएसएमई को फाइनेंस मिले और उसे प्रमोट करें। इसके अंदर बहुत तरह का फाइनेंसिंग ऑप्शन होता है, जैसे टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन, इक्विटी फाइनेंसिंग होता है दोस्तों। फिर बताया जा रहा है कि जो कमर्शियल बैंक होती है वो वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन देती है, मतलब वो बहुत ही मेजर सोर्स है फाइनेंसिंग का एमएसएमई के लिए। वो वर्किंग कैपिटल लोन देती है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जैसे मान लीजिए कि रॉ मटेरियल परचेज करना है, सैलरी पे करना है, और टर्म लोन देती है लॉन्ग टर्म नीड के लिए, जैसे मशीनरी खरीदना है, बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करना है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो हमारे स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एसएफसी और जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एसआईडीसी, ये मेजर सोर्स है फाइनेंसिंग के लिए एमएसएमई के लिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करती है, जैसे टर्म लोन या इक्विटी फाइनेंस एमएसएमई के लिए, तो उसको फंडिंग चाहिए होता है एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि एमएसएमई के पास एक्सेस है स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विस का, जैसे सिक्योरिटी मार्केट, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटीज़ का, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 जो है फैसिलिटेट करता है एमएसएमई को कॉर्पोरेशन में। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या मेजर लिया गया प्रमोशन, डेवलपमेंट, एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो देखते हैं दोस्तों सरकार ने क्या क्या मेजर लिया है इस पार्टिकुलर फील्ड में। सो आइए लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री सेटअप किया जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री एमएसएमई, मिनिस्ट्री फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ताकि ये जो नीड है, इनका जो नीड है उसको कैटर कर सकें। ठीक है, फिर दोस्तों ये मिनिस्ट्री जो है बहुत ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है ताकि इंटरप्रेन्योर को आसान हो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में। ठीक है, सपोर्ट फाइनेंस एमएसएमई एक्ट के अंदर दोस्तों कुछ मेजर्स लिए गए जिसका एम था कि डेवलपमेंट को प्रमोट करें, इंप्रूवमेंट करें कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एमएसएमई। ये मेजर डिज़ाइन किया गया ताकि एमएसएमई को हेल्प करे ग्रोथ में और सक्सेस में। फिर दोस्तों क्रेडिट फैसिलिटी जो है ज़रूरी होता है ग्रोथ एमएसएमई के ग्रोथ के लिए, और इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है बहुत सारा स्कीम ताकि टाइमली और स्मूथ फ्लो हो क्रेडिट का एमएसएमई को, जैसे सीजीटी एमएससी स्कीम, फिर स्ट्रेट्स TREDS स्ट्रेट्स, ये सभी क्रेडिट प्रोवाइड करता है एमएसएमई को बिना कोलेट्रल का। दोस्तों पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी होता है एमएसई का, वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका एम होता है कि हम मार्केटिंग, प्रोडक्ट के मार्केटिंग को सपोर्ट करें और सर्विसेज के मार्केटिंग को सपोर्ट करें, जो कि एमएसएमई प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पॉलिसी के अंदर जो हमारा पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को परचेज करना है अपने गुड्स का एक सर्टेन परसेंटेज और सर्विसेज एमएसएमई से। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि एक सर्टिफाइड क्रेडिट काउंसलर स्कीम है, ये एक इनिशिएटिव है जो कि एम किया गया है एमएसएमई को हेल्प करने में ताकि वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रोफेशनली प्रिपेयर कर सके। ये जो रिपोर्ट है ना, ये हेल्प करता है बैंक को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में और एमएसएमई के सिक्योरिंग लोन के चांस को बढ़ाने में। एमएसएमई एक्ट 2006 इंश्योर करता है कि जो पेमेंट है, जो भी सप्लाई एमएसई यूनिट के द्वारा किए जा रहे हैं, उसका जो पेमेंट है वो रिसीव हो एग्रीड डेट से पहले और मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द डिलीवरी। और ये प्रोविजन हेल्प करता है एमएसएमई को अपने कैश फ्लो को बेटर वे मैनेज करने के लिए। मतलब जो भी सप्लाई का पेमेंट है एमएसएमई यूनिट का, वो 45 दिन से पहले तो हो ही जाए,
या उससे पहले जो भी डेट लिखा हुआ है बिल में। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जो बायर जो है पेमेंट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, फेल करेंगे अफेक्ट करने में टाइमली, तो उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा सप्लायर को। ये प्रोविजंस हेल्प करता है कि लेट पेमेंट को डिस्करेज करेगा और इनकरेज करेगा बायर को कि वो टाइमली पेमेंट कर सके एमएसएमई को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा उनको ब्याज इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा यदि वो टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे। तो यही बताना चाह रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों ट्रेड्स के बारे में बताया जा रहा है। ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एमएसएमई जो है अपने अनपेड इनवॉइस को, जैसे इसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, उसे मल्टीपल फाइनेंसर को बेच सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था ट्रेड्स के बारे में, ठीक है। तो ट्रेड्स इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो मल्टीपल फाइनेंसर को दे सकते हैं दोस्तों डिस्काउंटेड रेट पे। इसका मतलब ये हुआ कि वो पेमेंट अपफ्रंट ले लेंगे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द पेमेंट ड्यू डेट। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाता है रिसीवेबल को फ्रॉम द बायर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड PSUs। तो दोस्तों